हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शबी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता। और आप आज जो देख रहे हैं ये वीडियो हमारे तीनों मॉड्यूल्स से है। आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह। इन तीनों मॉड्यूल से जो प्रश्नोत्तरी है उनसे रिलेटेड आज का वीडियो है। हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आज का जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। ये वीडियो हमारा उनके लिए है जो हमारे टीचिंग लाइन में अभी कार्यरत हैं। हमारे शिक्षक साथी जो अभी टीचिंग लाइन में कार्यरत हैं, उनको जो 3 मॉड्यूल्स दिए गए हैं, तीनों मॉड्यूल्स में प्रश्नोत्तरी जो थी कलेक्ट करके वो यहाँ पर आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आज के वीडियो में हमने ध्यान आकर्षण को लिया है। जो ध्यान आकर्षण पुस्तिका है उसमें जो प्रश्नोत्तरी है उसको लिया है आज के वीडियो में। जितना संभव हो सकेगा उतने क्वेश्चन आज के वीडियो में कवर करूँगी। उसके बाद जो बचेंगे उसको अगले वीडियो में कवर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कोठारी आयोग कब गठित हुआ था। तो कोठारी आयोग गठित जो हुआ था 1964 में हुआ था। हमने बीएड बीटीसी में पढ़ा हुआ है, जो पैडागोजी की बाल विकास की जो बुक्स हैं उनमें पढ़ा हुआ है कि कोठारी आयोग 1964 में गठित हुआ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोठारी आयोग 1964 में गठित हुआ है। नेक्स्ट है भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। ये कथन किसने कहा था या किस आयोग ने कहा था, किस आयोग में कहा गया है ये कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। तो किस में कहा गया है? कोठारी आयोग में कहा गया है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नहीं कहा गया है, RTE 2009 में भी नहीं, 5 में भी नहीं। तो ये कहा गया है कोठारी आयोग में। ठीक है कि हम जो भारत है, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह जो है वो कितने वर्ष के बच्चे हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह जो है वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे। इन्हीं के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था वो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आया था। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर सही होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं। तो सभी को पता है 3 जो हस्त पुस्तिकाएँ दी गई हैं, आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं ये सही होंगे, क्योंकि हमको ये 3 ही मॉड्यूल्स दिए गए हैं, आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह। ये तीनों ही दी गई हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में चर्चा है, मतलब जो ध्यान आकर्षण वाला मॉड्यूल है उसमें किस चीज़ को लेकर चर्चा है? शिक्षण कहानियों की या शिक्षण तकनीकी की या शिक्षण योजनाओं की या फिर शिक्षण बाधाओं की। तो यहाँ पर ध्यान आकर्षण जो पुस्तिका है, जो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है, उसमें जो चर्चा है वो है शिक्षण तकनीकी की। ठीक है, शिक्षण तकनीकी की है, कहानियों की नहीं है, योजनाओं की भी नहीं, क्योंकि शिक्षण योजनाएं दूसरे मॉड्यूल्स में है, ध्यान आकर्षण में नहीं है। तो शिक्षण तकनीकी की जो चर्चा है वो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिक जो शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यक नहीं है। तो शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु क्या आवश्यक नहीं है? छात्रों का नियमित आकलन, शिक्षण योजनाओं का निर्माण, शिक्षक एवं छात्रों की क्रियाशीलता या कठोर अनुशासन। तो यहाँ पर क्या होगा? कठोर अनुशासन होगा, क्योंकि शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि कठोर अनुशासन ही किया जाए, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो हमारा चौथा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण विधि कैसी हो। हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण विधि एक समान निर्धारित कर दिया जाए, या शिक्षकों की रुचि के अनुसार हो, या फिर छात्रों की रुचि एवं सीखने के तरीकों के अनुसार हो। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, छात्रों की रुचि एवं सीखने के तरीकों के अनुसार हो जो शिक्षण विधि, तो हर बच्चा सीख सकता है, न कि शिक्षकों की रुचि के अनुसार। क्योंकि शिक्षक की रुचि के अनुसार का कोई मतलब नहीं है। पढ़ना बच्चे को है, सीखना बच्चे को है। तो छात्रों की जो बच्चे हैं, छात्रों की रुचि एवं सीखने के तरीकों के अनुसार हो तो हर बच्चा सीख सकता है। यही शिक्षण विधि जो है उपयुक्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण के दौरान
कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने, उनके अच्छे कार्यों की सराहना करें, उनका सतत अवलोकन करें या फिर उपरोक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, मतलब पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा, तो आप उस पर ध्यान ना दीजिए। फ़ोटो यहाँ पर जो है सीरियल से लगने में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो आप उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि ध्यान आकर्षण से सभी क्वेश्चन ले लिए गए हैं। आप वो अलग बात है कि आपके सीरियल इधर उधर हो सकते हैं। तो चलिए, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने, उनके अच्छे कार्यों की सराहना करें, उनका सतत अवलोकन करें या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उनके अच्छे कार्यों की सराहना ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप उनके अच्छे कार्यों की सराहना करेंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा काम करने का। तो उनके अच्छे कार्यों की सराहना ज़रूर करनी चाहिए, उनको ध्यानपूर्वक सुनना भी चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनका सतत अवलोकन भी करना चाहिए। इसका मतलब आंसर हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक बच्चा सीख सकता। आप इस कथन से सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं या पूर्ण असहमत हैं या कुछ कुछ सहमत हैं या फिर पता नहीं? तो इससे पूर्ण सहमत हैं। ये इसका आंसर सही हो जाएगा, पूर्ण सहमत है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये यहाँ पर नहीं है कि वो कितना सीख सकता है, लेकिन हर बच्चा ज़रूर सीख सकता है, चाहे वो एक शब्द ही क्यों ना सीखे, पर हर बच्चा सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता, कुछ तो सीखता ही है। तो यहाँ पर हर प्रत्येक बच्चा जो है वो सीख सकता है। इस कथन से पूर्ण सहमत हैं कि हर बच्चा सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सभी बच्चों को एक ही प्रकार के तरीके से शिक्षण से, मतलब सभी बच्चों को एक ही प्रकार के तरीके से शिक्षण से क्या होगा? सभी बच्चे नहीं सीख पाते, कुछ पिछड़ जाते हैं और कुछ कुंठित हो जाते हैं। उपरोक्त सभी, तो इसमें भी उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि सभी बच्चों को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड पर आप जो पढ़ा रहे हैं उस आपके लेक्चर को, या जो आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं उनको कुछ ही बच्चे समझ सकते हैं, सब बच्चे नहीं समझ सकते। कुछ को पास बुलाकर समझाना पड़ता है, मतलब अलग से ही कुछ बच्चों को समझाना पड़ता है, कुछ को गतिविधियों से समझाना पड़ता है, तब उनकी समझ में आता है। मतलब हर तरीके के बच्चे को होते हैं, हर तरह की बुद्धि के होते हैं, तो हर सब में अलग अलग विशेषता होती है। तो सबको अलग अलग तरह से समझाना होता है, अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है, सबको एक ही तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इससे क्या होगा, अगर एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो कुछ बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे, पिछड़ जाएंगे। सभी बच्चे नहीं सीख पाते, मतलब सब बच्चे नहीं सीख पाते एक ही तरीके से, कुछ कुंठित हो जाते हैं। और उपरोक्त सभी, इसका मतलब उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, आपके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए। आपके अनुसार शिक्षण जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? तो वह लचीली होनी चाहिए, कठोर नहीं, और कठोर और लचीली दोनों भी नहीं, और पता नहीं। तो यहाँ पर लचीली आंसर सही होगा। आपके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आप सभी तक किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को अपनाते आए हैं? आप अभी तक किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को अपनाते आए हैं? लचीली, छात्र सहभागी, व्यवहारिकता युक्त या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आप करेंगे उपरोक्त सभी। लचीली भी, छात्र सहभागी भी, व्यवहारिकता युक्त भी और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे जो महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष है वो क्या है? कक्षा शिक्षण के उपरांत यानी कक्षा शिक्षण के बाद, जब हम बच्चे में कोई भी क्लास हम ले रहे हैं बच्चों की, कोई भी पीरियड चल रहा है, हिंदी, गणित, साइंस, कुछ भी, तो जब वो क्लास ख़त्म होती है, कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष क्या है? छात्रों से प्रश्न करना, उनकी कॉपी जाँचना, या फिर छात्रों से कक्षा शिक्षण के बारे में बात करना, ये जानना कि वे दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर चौथा आंसर सही होगा, यह जानना कि वे दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। मतलब आप जो कक्षा शिक्षण ले रहे हैं, आप क्लास ले रहे हैं, तो उसके बाद आप ये जानें कि जो बच्चे हैं वो, उनको जो आपका पढ़ाया हुआ है, जो वो दक्षताएँ हैं उसको वो ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, तो आप इनका पता करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का संबंध है। तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का संबंध किससे है? उपचारात्मक शिक्षण से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चों से या बालिका शिक्षा से? तो यहाँ पर ध्यान दें, ध्यान आकर्षण की बात हो रही है। ध्यान आकर्षण जो मॉड्यूल है उसमें किस बात की चर्चा या किसका मतलब किससे संबंध है? तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का संबंध है उपचारात्मक शिक्षण से। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान आकर्षण जो मॉड्यूल है उसका संबंध उपचारात्मक शिक्षण से है। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षण मॉड्यूल निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित है? आयु से बड़े छात्रों के लिए या आउट ऑफ छात्रों के लिए या कक्षानुरूप संप्राप्ति ना प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए या फिर कम अंक पाने वाले छात्रों के लिए। तो जो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है वो किससे संबंधित है? कक्षानुरूप यानी कक्षा के अनुरूप। यहाँ पर कक्षा अनुरूप का अगर हम वो करें तो कक्षा अनुरूप आएगा। ठीक है, कक्षा अनुरूप संप्राप्ति ना प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए जो वो है तो उससे संबंधित है ध्यान आकर्षण मॉड्यूल। नेक्स्ट है किस मॉड्यूल का उद्देश्य है कि शिक्षक उन बच्चों को सीखने में विशेष मदद करे जिन्हें शिक्षकों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है? ये ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में है। ठीक है, किस मॉड्यूल का उद्देश्य है? ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का ये उद्देश्य है कि शिक्षक उन बच्चों को सीखने में विशेष मदद करे जिन्हें शिक्षकों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है। तो ध्यान आकर्षण जो मॉड्यूल है वो किसके लिए उपयोगी है? फाउंडेशनल लर्निंग के लिए नहीं, क्योंकि वो आधारशिला से रिलेटेड है। ध्यान आकर्षण की यहाँ पर बात हो रही है तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है फाउंडेशनल लर्निंग के लिए, रिमेडियल टीचिंग के लिए, नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिमेडियल टीचिंग के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ध्यान आकर्षण जो मॉड्यूल है वो रिमेडियल टीचिंग के लिए है, नवाचारी या फाउंडेशनल इनके लिए नहीं है। तो ध्यान आकर्षण जो मॉड्यूल है वो रिमेडियल टीचिंग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान आकर्षण जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान आकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है ऐसे बच्चों की मदद करना जो कक्षा में स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, जिन्हें शिक्षक की सहायता की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों के लिए जो ध्यान आकर्षण शिक्षण का जो उद्देश्य है वो ऐसे बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चों की मदद करना है जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशल को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका किन कक्षाओं हेतु लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में मददगार है? तो ये कौन से कक्षा के लिए? कक्षा 1 से 8, 1 से 5, 3 से 5 या फिर 3 से 8? तो ये हमने सभी ने पढ़ा है 3 से 8 के लिए है ये। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान आकर्षण जो हस्त पुस्तिका है वो 3 से 8 तक की कक्षाओं हेतु लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में मददगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो यहाँ पर आप 6 ना कर दीजिएगा क्योंकि 6 यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं है और 6 जो भाग हैं वो दूसरे मॉड्यूल में। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में जो भाग हैं वो 4 भाग हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं। मान लीजिए बिल्कुल सेम ऐसे ऑप्शन आपसे एग्ज़ाम्स में ना हो, एग्ज़ाम्स में 6 भी दिया हो आपको, तो 6 जो हैं वो दूसरे मॉड्यूल में। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं। ध्यान दीजिएगा आप कि ध्यान आकर्षण जो मॉड्यूल है उसमें 4 ही भाग है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के भाग 4 में वर्णित है? जो चौथा भाग है, मतलब 4 भाग हैं ध्यान आकर्षण के, तो जो चौथा भाग है उस भाग में क्या वर्णित है? ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के चौथे भाग में क्या वर्णित है? सीखने के स्तर का अवलोकन करना या आरंभिक आकलन जो है, आरंभिक आकलन, परीक्षण पत्र के नमूने या ध्यान आकर्षण शिविर जो है उसकी अवधारणा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। जो आरंभिक आकलन परीक्षण पत्र के नमूने जो हैं वो भाग 4 में वर्णित है। 14 है ध्यान आकर्षण उपचारात्मक शिक्षण क्यों ज़रूरी है? तो ध्यान आकर्षण उपचारात्मक शिक्षण क्यों ज़रूरी है? अपेक्षाकृत कम संप्राप्ति वाले बच्चों को कक्षा अनुरूप बनाने के लिए या कक्षा में तीक्ष्ण जो बुद्धि वाले बच्चों को कक्षा अनुरूप बनाए रखने के लिए या फिर विषय विशेष के कमज़ोर बच्चों को उस विषय में दक्ष बनाने के लिए या सभी बच्चों को अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान कराने के लिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, अपेक्षाकृत कम जो संप्राप्ति वाले बच्चों की कक्षा अनुरूप बनाने के लिए। अभी पीछे भी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था जो अभी पीछे पड़ा हुआ है। तो अपेक्षाकृत कम संप्राप्ति वाले बच्चों को कक्षा अनुरूप बनाने के लिए जो है ये ध्यान आकर्षण उपचारात्मक शिक्षण ज़रूरी है। नेक्स्ट,
शैक्षिक रूप से पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालयों से निराश ना हो, इसके लिए उचित तरीके हैं, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। मतलब आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, आपको जो विकल्प सही लग रहा है आप वो चुन सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से जो एक से अधिक विकल्प होंगे वो कौन से हो सकते हैं? ए हो सकता है यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए ए जो है, शिक्षकों द्वारा कुछ खास तकनीकों का प्रयोग कर ध्यान आकर्षण करने से ये संभव है। शिक्षकों व जो अभिभावक हैं उनके द्वारा ऐसी बच्चों का सामान्य जो बच्चे की अपेक्षा अधिक सहयोग करके ये संभव है। सी नंबर है, ऐसे बच्चों का विद्यालय बदलने में से ही संभव है। या डी है, ऐसे बच्चों को उन विषयों को पढ़ने से छूट मिले जिनमें उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है। तो ये डी वाला तो नहीं सही होगा, क्योंकि छूट, ऐसे बच्चों को उन विषयों को पढ़ाने से छूट मिले जिनमें उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है। क्यों ये नहीं हो सकता? क्योंकि अगर वो बिल्कुल उस विषय को छोड़ देंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे? उनको छूट अगर मिल जाएगी, वो विषय वो पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर वो विषय कैसे उनका कभी तैयार होगा? तो ये नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? ए हो सकता है, शिक्षकों द्वारा कुछ खास तकनीकों का प्रयोग कर ध्यान आकर्षण करने से यह संभव है। ये भी ठीक है। बी है, शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा ऐसे बच्चों का सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सहयोग करना, ये भी संभव है। क्योंकि अभी पहले जो क्वेश्चन था कि शिक्षकों के सहयोग की जिनको ज़रूरत है, जिन बच्चों के, उनके लिए है, तो ये वाला भी जो है सही हो सकता है। तो ए और बी सही हो सकता है, डी और सी जो है नहीं लग रहा है। क्योंकि विद्यालय बदलने से क्या होगा और छूट देने से भी कुछ नहीं हल हो इसका निकलेगा। तो ए और बी इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, ध्यान आकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लेना चाहिए। ध्यान आकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लेना चाहिए नहीं, अनेक समस्याएं खड़ी होंगी। मतलब यहाँ पर मत दिए जा रहे हैं। ध्यान आकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लेना चाहिए। ए नंबर कह रहा है नहीं, अनेक समस्याएं खड़ी होंगी इससे। बी कह रहा है हाँ, उनके अनुभव का लाभ बच्चों को मिलेगा। सी कह रहा है हाँ, इससे क्या होगा, विद्यालय में समुदाय की सहभागिता बढ़ेगी। और डी है कि 2 और 3 सही, यानी बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। डी नंबर ये कह रहा है। तो कौन सा सही है इसमें? क्योंकि हाँ, उनके अनुभव का लाभ बच्चों को मिलेगा। अगर ध्यान आकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लिया जाएगा तो उनके अनुभव का बच्चों को लाभ मिलेगा, तो ये सही है। ये हो सकता है। सी नंबर क्या कह रहा है कि हाँ, इससे विद्यालय में समुदाय की सहभागिता बढ़ेगी, तो ये भी तो ज़रूरी है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है कि 2 और 3, यानी बी और सी दोनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे आते हैं का क्या मतलब है? हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे आते हैं का मतलब क्या है? ये एक भ्रांति है। हर बच्चे में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हमारा नज़रिया किसी को कमज़ोर बनाता है, यह सभी। तो जो हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे आते हैं ये एक भ्रांति है। ठीक है, ये एक भ्रांति है कि हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे आते हैं, ऐसा ये नहीं है, ये एक भ्रांति है। क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, ये तो बात सही है कि हर बच्चे में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। सी नंबर क्या कह रहा है कि हमारा नज़रिया किसी को कमज़ोर बनाता है, या ये सभी। तो ये जो भ्रांति है, ये हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे आते हैं, ये एक भ्रांति है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में अपेक्षित जो समप्राप्ति ना होने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों में अपेक्षित समप्राप्ति ना होने का प्रमुख कारण है माता पिता की शैक्षिक स्थिति, ज्ञानेंद्रियों के आंशिक विकार, या कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, या फिर ये सभी। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, ये सभी। क्योंकि माता पिता की शैक्षिक स्थिति भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है माता पिता की शैक्षिक स्थिति भी। और बी नंबर है ज्ञानेंद्रियों के आंशिक विकार, क्योंकि ये भी जो है जैसे कि आपने अक्षमताएं पढ़ी हैं बाल विकास में, अक्षमताएं पढ़ी हैं, डिसलेक्सिया, लेक्सिया, ये सब पढ़ी हैं, डिस्ग्राफिया, तो वो चीज़ें भी इसमें कारक हो सकती हैं। और कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, ये भी है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के कठोर व्यवहार का कक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर शिक्षक के कठोर व्यवहार का कक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा बच्चे पठन पाठन में रुचि नहीं लेते। बी नंबर है, बच्चे अपने समस्याएं एवं जिज्ञासा नहीं व्यक्त कर पाते। बच्चे पाठ समझ ना आने पर भी समझ लेने की बात करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी।
शिक्षक के कठोर व्यवहार का कक्षा में यही प्रभाव पड़ता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, फिर भी वो डर की वजह से या किसी वजह से वो कह देते हैं कि हाँ समझ में आ गया, या पठन पाठन में रुचि नहीं लेते हैं बच्चे फिर इस वजह से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षक के कठोर व्यवहार का कक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है कि वो पठन पाठन में रुचि भी नहीं लेते, उनमें क्या होता है, समस्या में जिज्ञासा व्यक्त नहीं कर पाते हैं बच्चे, और पाठ समझ ना आने पर भी वो कह देते हैं कि समझ लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे अध्यापक की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होता है सतत आकलन, समस्या पर चिंतन, समय रहते समस्या का निस्तारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें भी डी होगा, उपरोक्त सभी। सतत आकलन, समस्या पर चिंतन, समय रहते समस्या का निस्तारण और उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक की यही जो है सब चीज़ें इनमें गुण होने चाहिए। सतत आकलन, समस्या पर चिंतन और समय रहते समस्या का निस्तारण भी कर लेता है अगर अच्छा शिक्षक है तो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यक नहीं है। तो शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु क्या आवश्यक नहीं है, छात्रों की नियमित आकलन, शिक्षण योजना का निर्माण, शिक्षक एवं छात्रों की क्रियाशीलता, या फिर कठोर अनुशासन। तो शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि कठोर अनुशासन ही किया जाए। ठीक है, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कठोर अनुशासन। शिक्षा में जो शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु ये क्या क्या आवश्यक है, छात्रों का नियमित आकलन आवश्यक है, शिक्षण योजना का निर्माण भी आवश्यक है, शिक्षक एवं छात्रों की क्रियाशीलता भी आवश्यक है, लेकिन क्या आवश्यक नहीं है, कठोर अनुशासन जो है ये आवश्यक नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण विधि कैसी हो। हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण विधि एक समान निर्धारित कर दिया जाए, शिक्षकों की रुचि के अनुसार हो, या छात्रों के रुचि एवं सीखने के तरीकों के अनुसार हो। तो सी वाला सही होगा। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। तो हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण विधि कैसी हो, छात्रों की रुचि एवं सीखने के तरीकों के अनुसार हो, मतलब छात्रों के अनुसार हो, तो हर बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि वे कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को ध्यानपूर्वक जो है सुने, उनके अच्छे कार्यों की सराहना करें, उनका सतत अवलोकन करें, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें भी होगा, क्योंकि कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने, उनके अच्छे कार्यों की सराहना करें, उनका सतत अवलोकन करें, और उपरोक्त सभी। ये जो पेज है लगता है दोबारा जो है इस पेज को निकाल देते हैं। ये पेज जो है दोबारा प्रिंट हो गया है। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लर्निंग आउटकम्स में संबंधित मॉड्यूल कौन सा है। लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है। जो 3 मॉड्यूल्स हैं, आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह, उनमें लर्निंग आउटकम से संबंधित जो मॉड्यूल है वो है ध्यान आकर्षण मॉड्यूल। यहाँ पर ध्यान आकर्षण जो मॉड्यूल है वो किससे संबंधित है, लर्निंग आउटकम से संबंधित है। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम क्या है, एसएमसी योजना, विद्यालय सुधार, अधिगम संबंधित परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित है, या फिर सीखना सिखाना। तो लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग आउटकम है अधिगम संबंधित परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित हो, ये लर्निंग आउटकम है। क्या है, अधिगम संबंधित परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित हो, ये है लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम को और क्या नाम दिए जा सकते हैं। लर्निंग आउटकम जो है उसको और क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं। अधिगम परिणाम कहा जा सकता है, सीखने की प्रतिफल या अपेक्षित दक्षताएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो लर्निंग आउटकम को अगर हम देखें तो ये सभी नाम दिए जा सकते हैं। अधिगम परिणाम भी कहा जा सकता है उसको, सीखने के प्रतिफल भी कहा जा सकता है, और अपेक्षित दक्षताएं भी कहा जा सकता है, और उपरोक्त सभी। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका जो है वो सही होगा, क्योंकि ये तीनों ही नाम दिए जा सकते हैं, कहा जा सकता है लर्निंग आउटकम को, अधिगम के परिणाम भी, सीखने के प्रतिफल भी, और अपेक्षित दक्षताएं भी। तो नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम आधारित लक्ष्य है। जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, कक्षा, परिणाम, विद्यालय या अभिभावक। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या आएगा, परिणाम आएगा। यहाँ पर आएगा परिणाम, कक्षा नहीं, विद्यालय भी नहीं, अभिभावक भी नहीं, यहाँ पर परिणाम आएगा। लर्निंग आउटकम परिणाम आधारित लक्ष्य है। नेक्स्ट है
वे दक्षताएं या परिणाम जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनकी निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होती हैं क्या कहलाती हैं? मिशन कौशल या गुणात्मक एवं संख्यात्मक अधिगम, लर्निंग आउटकम्स या परीक्षा परिणाम। तो ये सी ऑप्शन है इसका, लर्निंग आउटकम। ठीक है, लर्निंग आउटकम जो ये सी वाला ऑप्शन है ये होगा लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट है, लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जिनमें बच्चे, जो लर्निंग आउटकम है उससे आशय क्या है? उन परिणामों से है जिनमें बच्चे विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति कर लेते हैं या फिर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं या माता पिता का आदर करना सीख जाते हैं या फिर कक्षा का गुणात्मक एवं संख्यात्मक अवलोकन करते हैं। तो लर्निंग आउटकम का जो आशय है वो ए नंबर है, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं, माता पिता का आदर करना सीख जाते हैं, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। यहाँ पर लर्निंग आउटकम की बात हो रही, तो लर्निंग आउटकम से जो आशय उन परिणामों से है जिसमें विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति कर लेते हैं बच्चे, यानी कि ए हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम स्तर में जो अंतर या लर्निंग गैप्स की चर्चा निम्न में से किस मॉड्यूल में है? तो अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप्स की जो चर्चा है वो है ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में। ठीक है, अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग जो गैप्स होता है, लर्निंग गैप्स की चर्चा मॉड्यूल किस मॉड्यूल में है? ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में है ये लर्निंग गैप्स की। और ये अंतर जो होता है स्तर, अधिगम स्तर जो होता है उसमें अंतर या लर्निंग गैप्स की जो चर्चा है वो ध्यान आकर्षण में है। नेक्स्ट है 36 नंबर जो नेक्स्ट है, लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जो किसी कक्षा में अध्यापन कर रहे अध्यापकों को उनकी निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त, जो दक्षताएं हैं उनके प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। कथन सत्य है या कथन असत्य है या अनिश्चित है या अपूर्ण है? इसको फिर से ध्यान से देखें। लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है, ठीक है, उन परिणामों से है जो किसी क्या है अध्यापन कर रहे अध्यापकों को उनकी निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। कथन सत्य है, यानी ए हमारा सही हो जाएगा, कथन सत्य है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो नेक्स्ट जो और क्वेश्चन बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।